हेलो गाइस, तो आज हम बात करेंगे कि जितने भी एमसीक्यू बेसिस के जो एग्जाम्स होते हैं, चाहे वो एनडीए हो या अभी जो बोर्ड्स होने वाले हैं उस तरीके के एग्जाम, या आपके यूपीएसआई एयरफोर्स, काफ़ी एग्जाम होते हैं जो एमसीक्यू बेसिस पे होते हैं। उनमें आप अच्छा स्कोर कर सकते हो, उतना स्कोर कर सकते हो जितनी आपकी प्रिपरेशन नहीं है उससे ज़्यादा अच्छा स्कोर कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास दो कैटेगरी के स्टूडेंट्स होते हैं जिनकी नॉर्मल प्रिपरेशन होती है, और दूसरे हमारे पास होते हैं जिनकी हाई प्रिपरेशन होती है। तो जिनकी नॉर्मल प्रिपरेशन होती है वो कैसे हाई प्रिपरेशन वाले बच्चों की बराबर मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, उस टेक्निक को आज मैं बताऊंगा आप लोगों को। तो बिल्कुल लास्ट तक बने रहिए, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। आप बस जो मैं तरीके आपको बताऊंगा, जो स्टेप्स बताऊंगा, वो अगर आप अपने एग्जाम में फॉलो कर लेंगे तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। यानी कि अगर आपकी नॉर्मल प्रिपरेशन है तो हाई प्रिपरेशन पे, और आपकी अगर हाई प्रिपरेशन है तो वो तो बहुत अच्छा है ही, लेकिन पेपर अटेम्प्ट करने का वे बहुत इंपॉर्टेंट रहता है एग्जाम्स में। सिर्फ प्रिपरेशन ही इंपॉर्टेंट नहीं रहती। कई बार ऐसा होता है बच्चे की प्रिपरेशन बहुत हाई होती है लेकिन लो मार्क्स स्कोर हो जाते हैं, क्योंकि वो वे को नहीं अटेम्प्ट कर पाता। उसको वे कैसे देखना है, उसको कैसे देखना है पेपर को। तो इसी बारे में बात करेंगे कि आपको किस तरीके से एमसीक्यूज पर जितने भी पेपर होते हैं उनको किस तरीके से अटेम्प्ट करना है जिससे कि आपके मार्क्स बहुत अच्छे आए, आपकी प्रिपरेशन से ज्यादा अच्छे आए। तो देखिए, हमारे पास दोनों के लिए सेम रहेंगे कि क्या स्टेप्स हैं, चाहे नॉर्मल प्रिपरेशन हो या हाई प्रिपरेशन हो। बस आपको देखना है आप किस में कैटेगराइज हो रहे हो और उस हिसाब से इंप्लीमेंट करना है, और वो भी आपको पेपर के टाइम पर ही मालूम पड़ जाएगा। ठीक है, तो आप देखिए कैसे। जैसे नंबर वन स्टेप है, आप कोई भी पेपर दे रहे हो, एमसीक्यू बेसिस का पेपर है, तो आपको क्या करना है, फर्स्ट क्वेश्चन से गो थ्रू करना है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन से आपने गो थ्रू किया, फर्स्ट क्वेश्चन को रीड किया, उसको अटेम्प्ट किया। यानी जो क्वेश्चन आपको आते हैं लास्ट तक आपको रीड जरूर कर लेना है, और टाइम अपना इस तरीके से फिक्स करना है कि वापस आ सको आप क्वेश्चंस पे सभी पर। तो आपको क्या करना है, बस रीड करते जाना है क्वेश्चन को। जस्ट रीड एंड टिक, जस्ट रीड एंड टिक, ये आपका फर्स्ट स्टेप रहेगा। रीड कीजिए, आता है तो टिक कीजिए, नहीं तो आगे चलिए। आता है तो टिक कीजिए, नहीं तो आगे चलिए। ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। सेम स्टेप हाई प्रिपरेशन वालों के लिए, क्योंकि ऐसा तो होगा नहीं अगर प्रिपरेशन हाई है तो सारे आते हो, काफी चीजें नहीं आती। तो आपको क्या करना है, जो आता है उसको टिक किया, चलते रहे, उस पर ज्यादा सोचना नहीं है। ठीक है, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो। मैथ में तो ऐसा होता है सॉल्व करना पड़ता है, बाकी सब्जेक्ट में अगर आपने को आता होगा तुरंत कर दोगे, नहीं तो आगे बढ़ते जाना है। ये आपको पहला स्टेप फॉलो करना है, और इससे आपको अपना एग्जाम खत्म कर लेना है, और बहुत जल्दी खत्म कर लेना है इस तरीके से, क्योंकि इसमें आपके कई क्वेश्चंस, बहुत कम क्वेश्चन आप सही कर पाओगे, बाकी तो छूटे हुए होंगे। अब देखिए सेकंड स्टेप जो हमारे पास आता है। अब यहां पर एक जो चीज आपको मैं बता देता हूं वो है नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, अगर आपका एग्जाम ऐसा है जिसमें नेगेटिव मार्किंग है, जिसमें नेगेटिव मार्किंग है, तो आपको क्या करना है, जितने आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं उनके मार्क्स को। अब देखिए ये क्वेश्चन वो है जो आपके 100% करेक्ट है, जो अभी तक आपने अटेम्प्ट किए। ये कौन से क्वेश्चन है जो आपको 100% आते हैं कि ये तो बिल्कुल सही होनी है। ठीक है, तो आपको उनके मार्क्स कैलकुलेट कर लेने हैं अगर एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग है तो। और वो जितने मार्क्स आ रहे हैं, अगर वो आपके उसके बराबर आ रहे हैं जितनी की आपको जरूरत है, या उससे हाई आ रहे हैं। पहली बात तो जैसे अगर आपका एग्जाम, जैसे मैं एनडीए की बात करूं, एनडीए का एग्जाम जो होता है उसकी कट ऑफ 350 360 के आसपास जाती है। ऐसे ही आपका जो एग्जाम है उसके हिसाब से आपको देख लेना है कट ऑफ इतनी जाएगी। और अगर बोर्ड के स्टूडेंट है तो उनकी तो नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है, तो उनको तो ये स्टेप फॉलो नहीं करना है जो अभी मैं बता रहा हूँ, ये करते जाना, और बाकी के स्टेप्स भी पूरे फॉलो करने हैं जो मैं बताऊंगा। तो अगर नेगेटिव मार्किंग है तो आपको कट ऑफ देख लेनी है कितनी जाएगी। जैसे 350 जाती है तो 400 विल बी गुड स्कोर। तो आपको देख लेना है, सब्जेक्ट वाइज देख लेना है, क्योंकि एनडीए में दो एग्जाम होते हैं, बाकियों में इकट्ठे होते हैं, उस हिसाब से आपको देख लेना है कि अगर आपके मार्क्स उतने आ रहे हैं जितने पे आप कट ऑफ पार कर जाओगे और काफी अच्छा स्कोर रहेगा, तो आपको फिर वहीं पे क्लोज कर देना है पेपर को, और बाकी क्वेश्चंस पे नहीं जाना है। लेकिन पूरी तरह से क्लोज नहीं करना, बाकी क्वेश्चंस को जो आपके पास टाइम बचा उसमें रीड करते रहिए। और आपको ये हो जाता है कभी कभी हम जल्दी में बिल्कुल सही सही करते जाते हैं, कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिन पर सोचने के बाद हम आंसर ला सकते हैं, उनको कर लीजिए और पेपर को क्लोज कर दीजिए, हो गया खत्म। लेकिन अगर कट ऑफ पार नहीं हो रही है और आपका रुका हुआ है नेगेटिव मार्किंग वालों के लिए, और जिनके नेगेटिव मार्किंग नहीं होती उनको तो सारे स्टेप फॉलो ही करने हैं, क्योंकि जितना अच्छा स्कोर उतना अच्छा रहता है।
ठीक है। तो सेकंड, अब हमें क्या करना है, वापस आना है, हर क्वेश्चन पे वापस आना है। और हमारा क्या स्टेप रहेगा, इस बार हमें पहले ऑप्शंस रीड करने हैं। रीड ऑप्शंस फर्स्ट, रीड ऑप्शंस फर्स्ट। जितने भी थ्योरी सब्जेक्ट होते हैं उनमें ये बहुत ज्यादा वैलिड होता है। आपको ऑप्शन सबसे पहले रीड कर लेना है कि कौन, जितने आपके पास चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन आपने पहले रीड किए, फिर उस ऑप्शंस को दिमाग में रखना है अपने में, और फिर क्वेश्चन को रीड करना है। क्वेश्चन को रीड करते ही थ्योरी सब्जेक्ट में ये ज्यादा अप्लाई किया जा सकता है, बाकियों में नहीं किया जा सकता। जैसे मैथ्स में आप नहीं कर सकते, क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है। तो पहले ऑप्शन को रीड कर लिया, चार ऑप्शन रीड करने के बाद आप क्वेश्चन पे गए, क्वेश्चन को रीड किया, और तुरंत आपका दिमाग जो आंसर देगा, चाहे वो कोई भी हो कि ये सही होगा, उसको आपको टिक कर देना। उसके सही होने के चांसेस बाकी तीनों से ज्यादा रहते हैं, क्योंकि आपका माइंड कहीं ना कहीं उससे रिलेटेड जो चीजें उसने पढ़ी होती हैं या सुनी होती हैं, उनके थ्रू वो आंसर देता है। फिर क्या होता है, अगर हम ज्यादा सोचते हैं उस चीज पे, तो क्या होता है, हमारा दिमाग कंट्राडिक्ट करता है कि ये नहीं, ये हो सकता है, ये हो सकता है। तो आपको जिसमें डायरेक्ट आंसर मिल रहा है, दिमाग कह रहा है हाँ ये ज्यादा सही है, उसको टिक कर देना है उसमें। लेकिन आपको क्या करना है, सारे सही नहीं जाएंगे। जैसे मान लो अगर आपने 10 किए तो उनमें से 6-7 सही जाएंगे इस टेक्निक से। और इस टेक्निक से तभी करना है जब आपको एक श्योर आंसर मिल जा रहा है, कि दिमाग कह रहा है कि हाँ ये ज्यादा सही होने के चांस है। 100% श्योर नहीं हो, लेकिन हाँ बाकी 3 ऑप्शन से ज्यादा आपको चांस लग रहा है, वो टिक कर देना। तो यहां से आपको एक गुड स्कोर मिलेगा। ठीक है, जो स्कोर आपकी नॉलेज के हिसाब से था, वो स्कोर इन टेक्निक से मिल जाएगा। ठीक है, अब आता है कि हम अब भी कट ऑफ पार नहीं कर पा रहे नेगेटिव मार्किंग वाले में। तो बाकी के स्टेप्स ज़्यादा नुकसानदायक हो जाते हैं कभी कभी, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, वो स्टेप्स को पूरी तरह से अगर इम्प्लीमेंट नहीं करोगे, अगर आपने आगे के स्टेप नहीं सुने, ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं किए, तो नेगेटिव मार्किंग में वो आपका लॉस कर जाएंगे। इसीलिए बाकी के स्टेप्स बहुत ध्यान से सुनना, और जिनमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती उनको तो बाकी के स्टेप लगानी है, क्योंकि सारे ऑप्शंस आपको टिक करने, जितने भी क्वेश्चन है उनको आप अटेम्प्ट तो करोगे ही। नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो अटेम्प्ट करोगे, तो जब अटेम्प्ट करोगे तो क्यों ना ऐसे किया जाए कि ज़्यादा सही होने के चांस बन जाए। तो अब देखिए हमारे पास थर्ड जो आता है, अब हमारे पास वो हो चुका है जो नॉलेज बेसिस से था। अब बाकी के क्वेश्चंस को हमें कैसे करना है, उसके लिए हमें देखना है कि आपके पास ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं जिनमें आपको लगता है 2 सही। ठीक है, जैसे 4 ऑप्शंस हैं, उनमें आपको लगता है या तो ए हो सकता है या बी हो सकता है, या तो बी होगा या सी होगा, या तो सी होगा या डी होगा, ए होगा या डी होगा, ऐसा होता है ना। तो उसमें जो तरीका है वो हायर प्रायोरिटी आपको देनी है बी और सी को। इसको हायर प्रायोरिटी देनी है बी और सी को। गिव हाई प्रायोरिटीज टू बी एंड सी। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, अगर आप ए और बी के बीच में फंसे हुए हो तो बी को टिक करना है। अगर आप बी और डी के बीच में फंसे हुए तो बी को टिक करना है। ऐसे ही अगर आप ए और सी के बीच में फंसे हुए तो सी को टिक करना है, और ए और डी और सी के बीच में फंसे हुए हो तब भी सी को टिक करना है। ठीक है, ये हो गया आपको हायर प्रायोरिटीज देने वाला। ठीक है, तो इससे आपके काफी क्वेश्चंस और सही हो जाएंगे। अब आती है बात कि भैया अगर हम फोर्थ पार्ट पे, अब आप वो सब कुछ कर चुके हो, वो क्वेश्चन ज्यादा कर चुके हो जो आपको एक गुड स्कोर देने वाले हैं। ठीक है, अब आती है बात कि भैया अगर बी और सी के बीच में लग रहा है तो क्या करना है। ये तो सबसे बड़ी दिक्कत है, क्योंकि बी और सी को हायर प्रायोरिटी देनी है, लेकिन अगर बी और सी दोनों में फंस रहे हैं तो किसको हायर प्रायोरिटी दें। तो पहली चीज तो, अगर आप फंस रहे हो इसका मतलब दोनों ही ऑप्शन आपके लिंक कर रहे हैं क्वेश्चन से, तो लिंक वाला ऑप्शन तो हम लगा नहीं सकते क्वेश्चन से कौन सा लिंक कर रहा है। तो आप क्या कर सकते हो, आपको क्या करना है, जितने क्वेश्चंस आपने अब तक अटेम्प्ट किए हैं जिनमें आप श्योर हो के सही जाएंगे, पहले और दूसरे स्टेप वाले, उनको आपको देख लेना है कि उनमें ज्यादा बी सही थे या ज्यादा सी सही थे। ये सिर्फ तभी अप्लाई करना जब बी और सी में फंस रहे हो, बाकियों में मत अप्लाई कर देना, क्योंकि मार्क्स कट जाते हैं। ठीक है, पहले इन स्टेप्स को फॉलो करने के बाद तब इसको फॉलो करना। ऐसा हो कि ए और बी में फंस रहे हैं फिर भी हम गिनने लग गए,
नहीं, फिर तो बी को प्रायोरिटी देनी है ना। तो अगर बी और सी में फंस जाओ तो आपको क्या करना है, जितने क्वेश्चन आप श्योर हो कि ये सही जा रहे हैं उनमें गिन लेना कि ज्यादा बी सही थे या ज्यादा सी सही थे। सिर्फ कंपैरिजन किस किस के बीच में करना है, जिनके आंसर बी थे और जिनके आंसर सी थे। अगर ज्यादा सी सही थे तो उसको सी टिक करना है, और ज्यादा बी सही है तो बी टिक करना है। समझ में आया? इस तरीके से आप कर लोगे, ठीक है। तो ये आपके तरीके हैं अटेम्प्ट करने के। अब भैया कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि हम इसको नहीं कर पा रहे, हमें लग ही नहीं रहा कौन सा सही होगा, हमें बिल्कुल अंदाजा नहीं हो रहा कि कौन सा सही होगा। वो नेगेटिव मार्किंग वाले तो बिल्कुल उस ऑप्शन को नहीं लगाएंगे, जो मैं फिफ्थ बताऊंगा उसको बिल्कुल नहीं लगाएंगे कि नेगेटिव मार्किंग में तो भाई मार्क्स जाने हैं। और जिनकी नेगेटिव मार्किंग नहीं है उन्हें तो सारे अटेम्प्ट करने ना। हमें नहीं लग रहा कि कौन सा सही हो सकता है, ठीक है। तो पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले एलिमिनेट करना है ऑप्शंस को। क्वेश्चन रीड किया, ऑप्शन रीड किए, उनमें से एक आध ऑप्शन ऐसा होगा जो उस क्वेश्चन से लिंक ही नहीं करता। जैसे अगर टाइम पीरियड का है तो जैसे हिस्ट्री का क्वेश्चन है, मान लो हिस्ट्री का क्वेश्चन एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड का है, जैसे मान लो आजादी के टाइम का है, 1947 के आसपास का, 1900 से लेके 1950 के बीच में कहीं रहा होगा। और ऑप्शन ऐसे हैं जो कि 1900 से पहले के या 2000 के बाद के, वो तो बिल्कुल एलिमिनेट हो जाएंगे। ऐसे अगर ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी मान लो एग्रीकल्चर से क्वेश्चन है कि एग्रीकल्चर के क्रॉप वगैरह का क्वेश्चन है और उसमें आपको माउंटेन्स वगैरह के बारे में दे रखा है, तो वो ऑप्शन जो है वो तो एलिमिनेट हो गए ना बिल्कुल, ठीक है। तो जो ऑप्शन बिल्कुल क्वेश्चन से लिंक नहीं करते उन्हें एलिमिनेट कर देना है पहले। तो एलिमिनेट द अनरिलेटेड ऑप्शंस, उन ऑप्शंस को जो रिलेट बिल्कुल नहीं कर रहे वो एलिमिनेट कर देना कि ये तो नहीं हो सकते, ठीक है। इतना तो एक आध ऑप्शन ऐसा होता है जो रिलेट नहीं करता बिल्कुल क्वेश्चन से, तो वो तो एलिमिनेट हो गए। अब बचते हैं हमारे पास वो ऑप्शंस जो कि भैया लिंक कर रहे हैं, तो उनमें आप कौन सा थर्ड और फोर्थ स्टेप फॉलो करोगे। लेकिन भैया हमारे पास अगर ऑप्शंस ज्यादा बच रहे हैं, जैसे दो ऑप्शन है और वो हमारे पास ए और डी बचे हुए हैं, क्योंकि बी और सी को प्रायोरिटी देने वाला बता दिया आपने। बी और सी में हो तो कैसे करना, ए और डी बचे हुए, तो ए और डी अगर बच रहे हैं आपके पास, मान लो इसमें एलिमिनेट हो गए, एलिमिनेट हो गए बी और सी, मान लो एलिमिनेट हो गए, ए और डी बच रहे हैं, या हम ए और डी में ही फंस रहे हैं, तो क्या करना है, तो आपको क्या करना है, जहां पर भी आपको अगर किसी ऑप्शन में डी पर नन ऑफ दीज है, आइदर ए एंड बी है, बोथ ए एंड बी है, जिन ऑप्शन उसको टिक करना है, ठीक है। नन ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज, नन ऑफ दीज या ऑल ऑफ दीज, जितने भी ये ऑप्शंस होते हैं वो थे फर्स्ट एंड सेकंड, नाइदर फर्स्ट एंड सेकंड, इनको टिक कर देना है, ठीक है। तो इससे आपके पास क्या होगा, मान लो दो तो आपने एलिमिनेट कर दिए, दो ऑप्शंस बचे, इनमें से ये हो सकता है या ये हो सकता है, उसको टिक कर दिया, या एक एलिमिनेट हो गया, दो ऑप्शंस बचे उनमें बोथ वाला दे रखा है तो वो हो गया। और जिसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करें, चारों ही बिल्कुल रिलेटेड लग रहे हैं और वहां नन ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज या ये मिलकर ज्यादातर सही होने के चांसेस होते हैं हमारे पास बोथ फर्स्ट एंड सेकंड के, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड के, अगर एलिमिनेशन के बाद वो बच रहा है उसमें, बोथ आप श्योर नहीं हो तो बोथ फर्स्ट एंड सेकंड के, या नाइदर फर्स्ट और नो सेकंड, या आइदर फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। इनके बहुत चांसेस होते हैं, तो इन टेक्निक्स को आपको यूज करना है और एक अच्छे स्कोर तक पहुंच जाना है। और फिर उसके बाद जो क्वेश्चंस बचते हैं जो आपको लग रहा है बिल्कुल रिलेट नहीं कर पा रहे हैं, हम कुछ क्वेश्चंस हो जाते हैं 5-6, हम एक भी ऑप्शन एलिमिनेट नहीं कर पा रहे, हम कुछ रिलेट नहीं कर पा रहे, तो उसकी टेक्निक फिर लास्ट में वही बचती है कि आप गिनिए आपकी जो सही है उनमें कौन से ऑप्शंस आ रहे हैं और उन कुछ क्वेश्चंस में वही ऑप्शन टिक कर दीजिए। जैसे आप मान लीजिए आपने जो आपके बिल्कुल सही सही आंसर है उनमें आपने टिक कर रखा है और उसमें ज्यादातर में बी सही है, ज्यादातर में बी सही है, तो उन 4-5 क्वेश्चंस में बी टिक कर दीजिए, उससे आपके मार्क्स बहुत अच्छे हो जाएंगे
क्योंकि उसके चांसेस ज़्यादा रहेंगे। और ये स्टेप उनके लिए हैं जिनमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जिनके में नेगेटिव मार्किंग है वो अपनी जो ज़्यादा सही वाले स्टेप्स हैं, जो स्टार्टिंग के जिनमें ज़्यादा सही होते हैं, उनको ही यूज़ करें, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नुकसान दे सकती है। थैंक यू गाइज। और जो भी आपके साथ वाले या जानकारी में एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं या उनके बोर्ड्स आने वाले हैं अभी एमसीक्यूज रिलेटेड, या कोई भी एग्जाम वो एमसीक्यू रिलेटेड देने वाले हैं, उनसे जरूर शेयर करें, उनकी बहुत हेल्प हो जाएगी और आप भी इसको यूज करें। थैंक यू गाइस।